अलैंगिक जनन की विधियां हम देखते हैं। अलैंगिक जनन क्या देखने वाले हैं अभी हम? अलैंगिक जनन की विधियां, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी विधियां हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन की विधियां हम देख चुके हैं। अलैंगिक जनन मतलब एक ही जीव से, एक ही पेरेंट के द्वारा या एक ही जनक के द्वारा बिना युग्मक निर्माण और बिना निषेचन के नए संतति का निर्माण की प्रक्रिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन कहलाता है। तो अलैंगिक जनन विभिन्न जीवों में विभिन्न विधियों के द्वारा होता है। हम कुछ विधियों के नाम लिखे हैं, देखिए, जैसे बाइनरी फिजन या द्विखंडन। बाइनरी फिजन, द्विखंडन, बहुखंडन या मल्टीपल फिजन, बीजाणु निर्माण या स्पोर फॉर्मेशन, कलिकायन या बडिंग, फ्रेगमेंटेशन इसको कहा जाता है खंडन, रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वर्धी प्रजनन। तो ये निम्न विधियां हैं जो अलैंगिक जनन की विधियां हैं। एक एक करके डील करते हैं इसको। जैसे द्विखंडन, नाम से ही जाहिर है कि शरीर जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है। अभी हम बताएं, जैसे ये अमीबा का शरीर है, एक अमीबा है, बीच में केंद्रक है, एक कोशिकीय जीव है। जनरली ये एक कोशिकीय जीवों में ही पाया जाता है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि में। तो ये पहले केंद्रक दो भागों में बटेगा इस तरह से, और देखिए इस तरह से केंद्रक पहले दो भागों में बटेगा। धीरे से इसमें फिर खांच का निर्माण होगा, ऐसे खांच का निर्माण होगा, खांच गहरा होता जाएगा और केंद्रक बीच से दो भागों में बट जाएगा और प्रत्येक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से प्रत्येक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण हो जाएगा और उनमें प्रत्येक में यही केंद्रक जो है वो दो भाग में समसूत्री विभाजन के द्वारा दो भागों में विभाजित हो जाती हैं कोशिकाएं। पहले विभाजन होने से पहले जस्ट इसकी न्यूक्लियस की डीएनए जो होते हैं वो डबल होते हैं। उसके बाद समसूत्री विभाजन के द्वारा दोनों भागों में एक एक केंद्रक पहुंच जाता है और फिर बीच में से कोशिका द्रव्य विभाजित होता है और प्रत्येक जीव का शरीर जो है वो दो भाग में बंट जाता है। प्रत्येक भाग में न्यूक्लियस का एक एक हिस्सा पहुंच जाता है और एक जीव से दो जीव का निर्माण हो जाता है। ये क्रिया कहलाता है बाइनरी फिजन या द्विखंडन, यानी एक जीव से दो जीव का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे द्विखंडन। अब इसी तरह से बहुखंडन या मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि केंद्रक जो होता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम में या मलेरियल पैरासाइट में देखते हैं कि उसके केंद्रक जो होते हैं वो कई भागों में बढ़ जाते हैं, कई भागों में बढ़ जाते हैं। प्रत्येक केंद्रक के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और ये साइटोप्लाज्म प्रत्येक छोटे छोटे यूनिट जो होते हैं वो स्पोर का निर्माण करते हैं और ये प्रत्येक जो होते हैं वो आगे की ओर फट कर ये प्रत्येक स्पोर से फिर एक एक प्लाज्मोडियम का निर्माण हो जाता है। इस तरह से प्रत्येक इससे एक एक प्लाज्मोडियम का निर्माण हो जाता है। तो ये कहलाता है बहुखंडन की प्रक्रिया। ये विधि क्या कहलाती है? बहुखंडन या मल्टीपल फिजन। उसके बाद आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जनरली किस में पाया जाता है? एल्गी और फंजाई, शैवाल और कवकों में पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक फंजाई है इस तरह से, तो फंजाई में एगेरिकस या मशरूम या म्यूकर का जो फंजाई है इसमें जैसे इस तरह घुंडीनुमा स्ट्रक्चर होता है, इसमें स्पोर का निर्माण होता है। प्रत्येक जीव के शरीर में इस तरह से स्पोर का निर्माण होता है और ये स्पोर जो होते हैं वो फिर फटकर आगे की ओर प्रत्येक स्पोर से एक एक फिर नए मशरूम का निर्माण हो जाता है। तो एल्गी और फंजाई में कई स्पोर्स बनते हैं। ये इनके स्पोर्स जो होते हैं, पहले देखिए, कुछ तो होते हैं वो इस तरह से चल स्पोर्स होते हैं और कुछ जो होते हैं वो अचल स्पोर होते हैं। चल स्पोर्स में फ्लैजिला पाया जाता है और अचल स्पोर में फ्लैजिला या नहीं पाया जाता। इस तरह से कशाभिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। ये स्पोर्स फिर नए नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं। तो ये होता है अलैंगिक जनन में स्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद आता है बडिंग की प्रक्रिया। या बडिंग की प्रक्रिया में क्या होता है, जैसे हाइड्रा में पाया जाता है बडिंग। हाइड्रा में इस तरह से मान लीजिए ये हाइड्रा पाया जा रहा है। ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इसके शरीर से ही एक उभारनुमा संरचना निकलता है। इस संरचना को कहते हैं बड या कलिका। ठीक है, आगे की ओर ये बड जो है, आगे की ओर ये बड वृद्धि करके नए हाइड्रा का निर्माण करने लगता है। छोटा सा हाइड्रा इसी शरीर में निर्मित हो जाता है और ये हाइड्रा फिर कट कर आगे नया हाइड्रा को जन्म देता है इस तरह से।
ठीक है। तो ये हो गया बडिंग, माने जीव के शरीर से ही एक उभार निकलता है, उभार वृद्धि करके फिर कट कर नए हाइड्रा संतति हाइड्रा को जन्म देता है और संतति हाइड्रा जो है वो नए यंग हाइड्रा को जन्म दे देता है। तो ये प्रक्रिया कहलाता है बडिंग। उसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन या खंडों में बंटना। तो जैसे कि इस तरह से एक स्पाइरोगायरा नामक जीव पाया जाता है जिसका शरीर ही इस तरह से खंडों में बटा हुआ रहता है। प्रत्येक खंड जो होता है एक नए जीव की भांति कार्य करता है और इस तरह से ये खंडों में बटा होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है और इसमें पाया जाता है ये स्पाइरोगायरा एक शैवाल है। तो ये शैवाल इस तरह से पूरा फीतेनुमा इसका संरचना होता है और प्रत्येक खंड यदि कट जाए तो एक खंड से फिर से पूरा फीतेनुमा संरचना का निर्माण हो जाता है। तो ये क्रिया कहलाता है फ्रेगमेंटेशन या खंडन। तो ये किस में पाया जाता है? खंडन की प्रक्रिया किस में पाया जाता है? स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। खंडन की प्रक्रिया किस में पाया जाता है? स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। उसके बाद आता है रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की प्रक्रिया पाई जाती है जैसे कि हाइड्रा में भी पाया जाता है, प्लेनेरिया में पाया जाता है रीजनरेशन की प्रक्रिया। तो हम प्लेनेरिया का उदाहरण लेकर समझते हैं कि इस तरह से जैसे ये प्लेनेरिया जीव है जो कि प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम का सदस्य है, 11वीं में आप पढ़ चुके होंगे। तो प्लेनेरिया में यदि प्लेनेरिया का शरीर इस तरह से खंडों में बंट जाता है तो प्रत्येक खंड जो होते हैं, ऊपर का खंड, मध्य का खंड और नीचे का खंड, तो ऊपर का खंड जैसे इस तरह से ये ट्रायंगल नुमा संरचना ऊपर का खंड है तो ये पूरा नीचे के स्ट्रक्चर को डेवलप कर देगा, पूरा एक प्लेनेरिया बना लेगा। बीच का जो खंड है वह भी एक प्लेनेरिया बना देगा इस तरह से, और ये नीचे का जो खंड है वह भी एक प्लेनेरिया का निर्मित कर देगा। नीचे का खंड है, नीचे का खंड ऊपर के पूरे खंडों को बना लेगा, एक प्लेनेरिया को निर्मित कर देगा इस तरह से, और बीच का खंड जो है वो एक प्लेनेरिया को। तो प्रत्येक खंड रीजनरेशन माने एक छोटा सा टुकड़ा भी है तो उसके पूरे शरीर को फिर से जनरेट कर देता है या निर्मित कर लेता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अन्य है, एक विधि है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये प्लांट्स में या पौधों में ही पाया जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये पौधों में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की विधियां हैं, हम आगे देखते हैं इसको डिटेल में। वर्धी प्रजनन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वर्धी प्रजनन पादपों में पाया जाता है। पादपों के ही वर्धी भागों यानी कि वृद्धि करने वाले भागों के द्वारा, वृद्धि करने वाले भाग कौन कौन से होते हैं? जड़, तना या पत्ती। इन भागों के द्वारा ही नए पौधे की उत्पत्ति क्या कहलाती है? वर्धी प्रजनन कहलाती है। मान लीजिए तना को काट के लगा दिया जा रहा है तो उससे नए पौधे उत्पन्न हो रहे हैं, या जड़ के द्वारा ही नए पौधे उत्पन्न हो जा रहे हैं, या फिर पत्तियों के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो वर्धी भाग है। और जनन भाग फूल होता है तो फूल को छोड़कर जड़, तना और पत्ती यानी वर्धी भागों के द्वारा नए पौधे के उत्पन्न होने की प्रक्रिया कहलाती है वर्धी प्रजनन। वर्धी प्रजनन दो प्रकार की होती है, एक तो नेचुरल तरीके से होती है और दूसरा कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियली इसको हम डेवलप कर सकते हैं या नए पौधे की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है? जड़, तना और पत्ती का अलग अलग देखते हैं। जड़ में पाया जाता है जैसे कि आप शकरकंद देखे होंगे और शतावरी, शकरकंद आदि जो होती हैं वो नीचे जड़ जो होती हैं भोजन संचय करने के लिए फूलकर बल्बनुमा संरचना बनाती हैं जिसे ट्यूबर कहते हैं। अब वो संरचनाएं जो होती हैं पड़ी रहती हैं ज़मीन के अंदर में, और फिर से जब अनुकूल कंडीशन आता है, अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो उसमें से फिर नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये एक जड़ के द्वारा उसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। तना, जैसे कि तना जो है वायवीय होता है, अर्धवायवीय होता है और भूमिगत होता है। तना 3 प्रकार का होता है। तने का मॉडिफिकेशन हम रूपांतरण पढ़ चुके हैं। विभिन्न उद्देश्य को लेकर तने जो होते हैं वो रूपांतरित हो जाते हैं और अलग अलग रूप धारण करते हैं। तो कुछ तने जो होते हैं वायवीय होते हैं, कुछ अर्धवायवीय होते हैं और कुछ भूमिगत होते हैं। तो वायवीय तने जो हवा के माने भूमि से ऊपर की ओर जो दिखाई पड़ते हैं वो वायवीय तना कहलाता है। तो वायवीय भाग से यदि तने के वायवीय भाग से यदि नए पौधे की उत्पत्ति हो रही है तो वो कहलाएगा वायवीय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और अर्धवायवीय है यानी कि सब एरियल है। तो सब एरियल जो है वो आधा भाग तो है ज़मीन के नीचे है और आधा भाग जो है वो ज़मीन के ऊपर है, तो वो क्या कहलाएगा? सब वायवीय कहलाएगा। अब इसमें
भूमिगत जो भूमि के अंदर या अंडरग्राउंड में भोजन संचय के उद्देश्य से तने जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पर फूलकर मोटे हो जाते हैं। उसमें कलिकाओं का निर्माण होता है, नीचे की ओर जड़ बनते हैं और ऊपर की ओर फिर तने बनाकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो इसको एक एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जड़ तो समझ चुके हैं कि शकरकंद और शतावरी में इस तरह से जड़ें जो होती हैं वो जड़ फूलकर ऐसे बल्बनुमा संरचना बना लेती हैं और यही जो होती हैं वो बाद में आगे की ओर उसकी पत्तियों का और तने का निर्माण करते हैं और नीचे की ओर फिर इसमें जो होते हैं नीचे पौधा ज़मीन के अंदर पड़ा रहता है इसका जड़, और ऊपर की ओर ये नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया शकरकंद के द्वारा विधि। अब दूसरा हम देखते हैं, इसमें देखते हैं जैसे वायवीय तने के द्वारा देखते हैं। तो तने के द्वारा वायवीय एरियल जो होता है हवा में, गन्ने को आप देखे होंगे, गन्ना जो है हवा में ऊपर की ओर गांठ में रहते हैं। इस तरह से गन्ने में गांठ बने रहते हैं, नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं इसके तने में। तो ये तना में जो गांठ होता है और यहाँ से यदि काट कर इसको अलग कर दिया जाए और गांठ उसमें उपस्थित होना चाहिए या नोड उपस्थित होना चाहिए और इसको निकाल कर यदि ज़मीन में लगा दिया जाए, इसको इस तरह से आढ़े करके ज़मीन में लगा दिया जाए, तो इस गांठ से फिर नए गन्ने का निर्माण हो जाता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये हो गया वायवीय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कि हवा में जो उपस्थित तना का हिस्सा है वह यदि ज़मीन में लगा दिया जाए तो नए पौधे जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। पत्ती के मैंने अर्धवायवीय का उदाहरण है, जैसे कि दूब के घास को आप देखे होंगे, उसका तने का कुछ हिस्सा जो है वो ज़मीन में रन करता है। इस तरह से दूब आगे की ओर ज़मीन में रन करता जाता है और उसमें गांठ उपस्थित होते हैं। तो ये कुछ दूब का तना जो है वो ऊपर की ओर रहता है और कुछ तना जो है वो ज़मीन में रन करता है। तो ज़मीन में रन करने वाले जो तने होते हैं उसमें गांठ पाए जाते हैं और इन गांठ से फिर नए दूब के पौधे का उत्पत्ति होती है। इन गांठों से नए दूब के पौधे की उत्पत्ति होती है। तो ये कहलाएगा रनर। तो इनके प्रत्येक भाग से यदि काट दिया जाए तो इन गांठ से फिर नए पौधे अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो ये कहलाएगा रनर। अब सेवंती में भी आप देखे होंगे, सेवंती और पुदीना में देखे होंगे कि उसमें सेवंती और पुदीना की पत्तियां जैसे इस तरह से उपस्थित हैं। तो ये डालियां यदि डालियाँ इसमें से झुककर इस तरह से नए पौधे फिर और बनाए रहते हैं। तो जहाँ से डालियाँ झुककर ज़मीन से टच करती हैं वहाँ से काट दिया जाए तो इसको लगा दिया जाए तो इसमें से नए पौधे फिर उत्पन्न हो जाते हैं। जहाँ से तना जो है वो ज़मीन में छूता है वहाँ से जड़ उत्पन्न हो जाता है और ये फिर पौधा जो है वो नया पौधा फिर पुदीने का नया बन जाता है यहाँ से सेवंती का। तो यदि काट कर इसको अलग लगा दिया जाए तो ये नए पौधे में वृद्धि किया जा सकता है। तो ये कहलाता है सकर, यानी तना ही झुक कर ज़मीन में यदि टच कर रहा है और जहाँ पर टच करता है वहाँ से जड़ें निकल आती हैं और वहाँ से काट दिया जाए तो इस पौधे को फिर अलग करके नए पौधे बनाया जा सकता है। तो सेवंती और पुदीना में सकर की विधि पाई जाती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। अब पिस्टिया या जलकुंभी आप देखे होंगे, वो ऑफसेट होता है। पिस्टिया जलकुंभी में क्या होता है, पिस्टिया जलकुंभी में जैसे इस तरह से ये जलकुंभी है तो बीच में ऐसे कुछ तने का भाग पाया जाता है, फिर जलकुंभी इस तरह से होता है, फिर तने का भाग पाया जाता है, फिर जलकुंभी होता है। तो बीच से यदि ये जो एक जलकुंभी से के तने में जो फैलाव है दूसरे जलकुंभी की पत्तियों के बीच के जो तना का हिस्सा होता है ये कहलाता है ऑफसेट। यदि ऑफसेट को काट दिया जाए और यहाँ से दूसरा लगा दिया जाए, किसी दूसरे जगह में रख दिया जाए तो यहाँ से फिर नए जलकुंभी के पौधे और बहुत सारी संख्या में उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये इतनी तेज़ी से वृद्धि करते हैं, बहुत अधिक संख्या में। यदि तालाब में एक छोटा सा टुकड़ा भी छोड़ दिया जाए तो पूरा तालाब कुछ ही दिनों में भर जाता है। तो ये बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो इसी को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, क्योंकि ये बंगाल में नदियों में जो है वो बहुत तेज़ी से फैलकर उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को उपयोग कर लेते हैं और उसमें तालाब की मछलियां जो है वो मरने लगती हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये हियासिंथ या जलकुंभी, इसको ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सब एरियल या अर्धवायवीय इसका, ठीक है, तने का। अब देखते हैं तीसरा है भूमिगत तने का। भूमिगत तने अंडरग्राउंड, आप अदरक देखे होंगे। अदरक का संरचना किस तरह से होता है, अदरक किस तरह से होता है, अदरक जैसे ये है, फिर इस तरह से ये आगे की ओर, फिर छोटा सा ऐसे कलिका निकला रहता है। यहाँ पर कुछ पाई जाती हैं सल्क,
पाए जाते हैं या अपस्थानिक कलिकाएं, यहीं से कलिका फिर निकलकर फिर दूसरी कलिका का निर्माण करता है। तो यहाँ से आप काट कर अदरक को लगा देंगे तो यहाँ पर अपस्थानिक बड उपस्थित है या कलिका उपस्थित है, तो यहाँ से फिर आगे की ओर वृद्धि करेगा और ये ऊपर की ओर एरियल पौधे का निर्माण करता है और नीचे की ओर तना जो है वो ज़मीन में फैलकर फिर ये दूसरे पौधे का और आगे की ओर और बर्ड्स का निर्माण करते चले जाते हैं। प्रत्येक बर्ड से एक नए पौधे का निर्माण हो सकता है। तो इस तरह से अदरक में पाया जाता है। आलू में भी आप देखे होंगे ये भूमिगत होता है आलू, और उसमें आलू में क्या पाया जाता है, बर्ड्स पाई जाती हैं या कलिकाएं, इस तरह से आँख, जिसको आलू का आँख कहा जाता है। तो यदि आलू को आँख वाला हिस्सा हो और वो आलू को काट कर ज़मीन में लगा दिया जाए तो प्रत्येक हिस्से से एक नए आलू का पौधा जो है वो एरियल डेवलप हो जाता है और नया आलू का पौधा बन जाता है। तो ये हो गया आलू अदरक जो है वो अंडरग्राउंड या भूमिगत जो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। तो इसमें किस तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है ये भी आपको पूछा जा सकता है। और ये जलकुंभी का तो कई बार पूछा भी गया है एग्ज़ाम्स में। तो कौन कौन सी विधियाँ हो गई नेचुरल में, जड़, तना और पत्ती के द्वारा। जड़ के द्वारा आप शकरकंद का उदाहरण दे सकते हैं। तना में वायवीय, अर्धवायवीय और भूमिगत हैं। तो वायवीय तना के द्वारा क्या, गन्ने में आप देख सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अर्धवायवीय में रनर दूब में पाया जाता है, शक्कर सेवंतिया पुदीना में पाया जाता है, ऑफसेट पिस्टिया में पाया जाता है और जलकुंभी में पाया जाता है। भूमिगत तने का उदाहरण क्या होगा, भूमिगत अंडरग्राउंड जिंजर और पोटैटो, आलू और अदरक में हम उसका उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। उसी तरह से अब देखिए हम आर्टिफिशियल या कृत्रिम तरीके से उसका निर्माण, किस तरह से नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है, एक पौधे से दूसरे नए पौधे का निर्माण आर्टिफिशियली किस तरह से किया जा सकता है, ये हम देखते हैं आगे। तो आर्टिफिशियली का अर्थ क्या होता है, कृत्रिम का अर्थ क्या होगा कि मनुष्य के द्वारा, है ना, पौधे के ही किसी भाग से नए पौधे की उत्पत्ति करना या एक पुराने पौधे से नए पौधे को बनाना या दो पौधे को मिलाकर नए पौधे को बनाना, इस तरह से कई विधियां पाई जाती हैं। तो कृत्रिम रूप से मनुष्यों के द्वारा पौधे को उगाना वो क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या कृत्रिम विधि कहलाता है। तो कृत्रिम विधि में कटिंग है, जैसे कि सबसे पहली विधि कटिंग या कलम लगाना। तो कटिंग में क्या करते हैं, गुलाब का है जैसे कि उसको तिरछे से तने को काट दिया जाता है, गुलाब के पौधे को जैसे तिरछे से तने को इस तरह से काट दिया जाता है। जैसे ये पौधा है इसको इस तरह से तिरछे में काटा जाता है और ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, तो यहाँ से नए जड़ निकल आते हैं और नया पौधा बन जाता है। तो इसको कहते हैं कलम लगाना। गुलाब में देखा गया है और कई जैसे बोगनवेलिया में, गुलाब में आपको कई पौधे ऐसे होते हैं जिनके तने को काट कर लगाकर क्या प्राप्त किया जाता है, नए पौधे प्राप्त किया जाता है। तो तने को काट कर लगाना कलम लगाना कहलाता है। उसके बाद आता है लेयरिंग या दाब लगाना। दाब लगाने में क्या करते हैं कि इस तरह से ये पौधा है, मान लीजिए कोई पौधा है, पौधे का तना जो है वो इसकी तना को नीचे ज़मीन में झुकाकर, है ना, ज़मीन में झुकाकर, जहाँ ज़मीन में झुका रहे हैं, जहाँ टच हो रहा है वहाँ पर के छिलके को हटाकर, तने का छिलका हटाकर उसको ज़मीन में दबा दिया जाता है और ज़मीन में दबा दिया जाता है। फिर इधर ये पौधे का है, पौधे का अन्य ऊपर का हिस्सा है जहाँ पर पत्तियाँ लगी हुई हैं, इस तरह से ये पौधा है। तो पौधे के तने को यदि झुकाकर ज़मीन में जहाँ पर जिस हिस्से को दबाया जाता है वहाँ पर ज़मीन को छिलके को छील दिया जाता है तने का और ज़मीन में मिट्टी में दबा दिया जाता है, तो यहाँ से जड़ें निकल आती हैं। ठीक है, अब जड़ें निकल आती हैं तो इसके बाद इसको अलग हटाकर आप किसी गमले में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में दूसरी जगह रोपित कर देंगे तो ये पूरा हिस्सा नए पौधे को जन्म दे देता है। तो ये विधि क्या कहलाएगा, लेयरिंग या दाब लगाना। इसको क्या कहते हैं, लेयरिंग या दाब लगाना। ठीक है, उसके बाद आता है गुट्टिंग। गुट्टिंग की विधि क्या कहलाती है, गुट्टी लगाना। गुट्टी लगाना क्या होता है, जैसे कि पौधे का तना है तो तने को इस तरह से कुछ हिस्से को छील कर इसको पतला कर लिया जाता है, कुछ हिस्से को तने को इसको छील कर पतला कर देते हैं और इसमें चारों तरफ ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव करके मिट्टी से बांध दिया जाता है। मान लो तने को यहाँ पर छील कर ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव कर दीजिए और इसमें मिट्टी को बांध दीजिए पॉलीथीन के द्वारा अच्छे से, और किसी भी तरह से पॉट वगैरह के द्वारा इसमें रस्सी, घड़े में छेद करके रस्सी डाल दीजिए
दूसरी ऊपर से लटका दीजिए घड़े में पानी डालकर, और वो रस्सी के द्वारा ये किसी भी तरह से नम होता रहे। तो यहाँ से जड़ें निकल आती हैं और फिर इस हिस्से से पौधे को जड़ निकल आने के बाद काट कर अलग किसी गमले में शिफ्ट करके नया पौधा प्राप्त किया जा सकता है। तो गुट्टी लगाना में क्या करते हैं कि तने का कुछ हिस्सा को छील देते हैं और उस हिस्से में ऑक्सीजन हार्मोन का छिड़काव करके मिट्टी थोड़ी सी डाल के उसको पॉलीथीन के द्वारा अच्छे से बांध दिया जाता है और ऊपर से पानी के गिरने की व्यवस्था की जाती है ताकि ये वाला हिस्सा नम बना रहे। तो इससे क्या होता है, यहाँ से जड़ें निकल आती हैं और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये क्रिया कहलाता है गुट्टिंग या गुट्टी लगाना। इसको क्या कहते हैं, गुट्टी लगाना। गुट्टिंग या गुट्टी लगाना ये विधि क्या कहलाता है, गुट्टिंग या विधि लगाना। ये काजू, नींबू आदि में इस तरह की विधि प्रयोग की जाती है। काजू के लिए, नींबू के लिए इस तरह का विधि प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग माने रोपण। ग्राफ्टिंग का अर्थ होता है रोपण, यानी कि एक पौधे के ऊपर दूसरे को रोपा जाना। तो एक पौधे के ऊपर दूसरे को रोपने के लिए क्या करते हैं, या तो इस तरह से एक पौधे का पहला हिस्सा को तिरछा काटा जाता है और दूसरे पौधे का इस तरह से तिरछा काटा जाता है और दोनों को आपस में जोड़कर बांध दिया जाता है पॉलीथीन के द्वारा। तो ये दोनों हिस्से जो होते हैं आपस में फिर जुड़कर नए तने का निर्माण कर लेते हैं और पहले पौधे का माने अच्छी वैरायटी के पौधे को पुरानी वैरायटी के पौधे में शिफ्ट करके इसकी संख्या जो है वो बढ़ाई जा सकती है। जैसे कि आम की अच्छी किस्म है तो उसकी किस्म के तने को काट कर, पुराने जो जंगली पौधा है आम का या अच्छी वैरायटी का नहीं है उसके तने को काट कर तो अच्छी वैरायटी के तने को लाकर इसमें बांध दिया जाता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि इसमें कैम्बियम होना चाहिए, यानी द्वितीयक वृद्धि होनी चाहिए जिस पौधे में। तो द्विबीजपत्री पौधों में जनरली द्वितीयक वृद्धि पाया जाता है या कैम्बियम पाया जाता है। तो कैम्बियम उपस्थित होना चाहिए, उन्हीं पौधों में यह विधि अपनाई जाती है किसकी, ग्राफ्टिंग की या रोपण की। तो मान लीजिए तने को इस तरह से काट दिया जाता है या फिर तने को इस तरह से काटा जाता है कि इसको कहा जाता है स्टॉक और इसको कहा जाता है सायन। ठीक है, इसको कहा जाता है स्टॉक और इसको जो नया पौधा लगाया जाता है उसको सायन कहा जाता है। तो एक पौधे का या तो इसका इस तरह से तिरछा होना चाहिए और दूसरे पौधे का इस तरह से तिरछा होना चाहिए कि आपस में बांधा जा सके। और दूसरे में देखिए इस तरह से एक में उभार है तो दूसरे में इस तरह से खाँच होना चाहिए। पौधे को, तने को इस तरह से काटा जाए कि पहले पौधे का खाँच हो तो दूसरे पौधे का उसमें उभार हो और वो जाकर उसमें फिट हो जाए अच्छी तरह से और उसको फिर बांध दिया जाए। तो क्या होता है कि आपस में फिर दोनों तने जो हैं वो जुड़कर नए तने का निर्माण कर लेते हैं। तो अच्छी वैरायटी वाली को पुरानी वैरायटी में ले जाकर जोड़ दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है। इसलिए इस विधि को क्या कहा जाता है, रोपण कहा जाता है। उसके बाद आता है बर्डिंग की प्रक्रिया। बर्डिंग की प्रक्रिया में क्या करते हैं कि इस तरह से अपस्थानिक बर्ड या कलिकाएँ पाई जाती हैं पौधों में, तनों में। तो इन तनों में इस हिस्से को छील कर अलग कर लिया जाता है एक पौधे का और दूसरे पौधे का छील कर लेकर आते हैं कि इस हिस्से को छील कर इसके छाल को निकाल कर लाते हैं। पहले पुराने पौधे में नए पौधे का छाल को लाकर इस हिस्सा को इसका हटा दिया जाता है और नए पौधे का बड के साथ में जिस जगह से निकाले हैं बराबर अच्छे से मैच करके इसको चिपका दिया जाता है और फिर पॉलीथीन के द्वारा अच्छी तरह से बांध दिया जाता है। तो इस कलिका से फिर नए माने अच्छी वैरायटी की जो पौधी जो हो जाती है वो पुराने में आकर शिफ्ट हो जाता है। तो गुलाब का इस तरह से बडिंग किया जाता है कि अच्छे सुंदर किस्म के जो गुलाब होते हैं या कई रंगों का जो मेल दिखाई पड़ता है, एक पौधे में 2 रंग के गुलाब खिल रहे हैं, तो उसका कारण क्या है कि इसी विधि से इसको बडिंग किया जाता है कि एक पौधे का बड को निकालकर दूसरे पौधे में ले जाकर अच्छे से फिट कर दिया जाता है और पॉलीथीन से बांधकर नए पौधे की उत्पत्ति होती है। तो ये क्रिया कहलाता है बडिंग। ठीक है, उसके बाद और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन में क्या करते हैं कि पौधे का कोई भी हिस्सा हो, तना हो, पत्ती हो, जड़ हो, किसी भी पौधे से हिस्से को निकालकर उसके टिश्यू, उसके ऊतक को, उसके अंग को और उसकी कोशिकाओं को निकालकर उचित माध्यम में परख नली में क्या किया जाता है, उन टिश्यू को या ऊतक को डालकर बहुत अधिक संख्या में उचित माध्यम में वृद्धि कराया जाता है और वृद्धि के फलस्वरूप एक कैलस का कोशिकाओं का एक गुच्छा निर्मित होता है। इसको कहते हैं कैलस। ठीक है, तो ये कैलस का निर्माण होता है। फिर प्रत्येक कैलस में से इसकी कोशिकाओं को निकालकर कैलस की प्रत्येक कोशिकाएं जो होती हैं एक एक प्लांटलेट का निर्माण करती हैं, छोटी छोटी पौधे का निर्माण करते हैं और ये प्रत्येक छोटे पौधे को फिर ज़मीन में शिफ्ट कर कर नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है। तो ये विधि कहलाता है टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन।
टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन के द्वारा माइक्रो प्रोपोगेशन कराया जाता है या सूक्ष्म प्रसारण कराया जाता है। मान लीजिए पौधे का एक तना है तो तना का एक हिस्सा को ही काट कर निकाल कर इसमें डाल दिया जाता है, या फिर पूरा का पूरा मान लो जड़ को निकाल कर डाल दिया जाता है, या फिर पत्ती का एक टुकड़ा डाल दिया जाता है और उचित माध्यम में इसको ग्रो कराया जाता है। तो पहले तने का एक कोशिकाओं का गुच्छा प्राप्त होता है, उसको कैलस कहते हैं। फिर कैलस की कोशिकाओं से प्रत्येक कोशिकाओं से एक एक प्लांटलेट की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक प्लांटलेट से फिर बाहर की ओर रोपित करके नए पौधे को उगाया जा सकता है। तो ये विधि कहलाता है माइक्रो प्रोपोगेशन या सूक्ष्म प्रसारण। तो ये हो गया अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की विधि से क्या लाभ होगा और हानि क्या होगा। अलैंगिक जनन की लाभ क्या है कि ये कम समय में अधिक संख्या में उत्पन्न किए जा सकते हैं, और हानि क्या है कि इसमें वैरायटी या माने विभिन्नताएं नहीं उत्पन्न हो सकती। अलैंगिक जनन से विभिन्नताएं नहीं आती, विकास में उतना सहायक नहीं है अलैंगिक जनन, और हानि विकास में सहायक नहीं है। और लाभ क्या है कि ये कम समय में अधिक संख्या में प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन की विधि क्या है, लैंगिक जनन के माने निषेचन के पूर्व की घटनाएं, निषेचन और निषेचन के बाद की घटनाएं कौन कौन सी हैं।